नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। देश की राजनीति में एक बयान को लेकर काफी हलचल मची हुई है। तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जो पुत्र हैं उन्होंने एक बयान दिया। ये मुख्यमंत्री से स्टालिन की जो कैबिनेट है उसमें मंत्री भी हैं। तो मुख्यमंत्री स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म पर एक बयान दिया जो विवादों का केंद्र अब बन गया है। उस पर अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करते हुए कहा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू और कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं करते, हमें उन्हें खत्म करना है। उदयनिधि स्टालिन ने फिर यह भी कहा कि सनातन धर्म भी ऐसा ही है और सनातन धर्म का विरोध नहीं बल्कि उसको उन्मूलन करना हमारा पहला काम होना चाहिए। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा लिया है। इसको सीधे हिंदू विरोधी एक गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इस पर 2024 के जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो इस तरह के मुद्दों को और उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़े पैमाने पर जो इंडिया अलायंस है उसको निशाना साधने के लिए इस बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को यह कहते हुए हमला किया है डीएमके और कांग्रेस पर। उसमें गृहमंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दलों के नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों। वहीं कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने भी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान का समर्थन कर दिया है। सनातन धर्म जातिगत भेदभाव पर आधारित है, समाज के लिए एक संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। सनातन धर्म के पैरोकार पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश करते हैं। जाति भारत के लिए एक अभिशाप है, ऐसा पी चिदंबरम साहब ने कहा। अब क्या क्या इस पर बातचीत हुई, जरा पहले आपको वो सुनवा देते हैं। நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे। आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से कहा गया, इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। तो उस पर बात करने के लिए हम एक एक करके चलेंगे, क्योंकि बहस कराना हमारा मुद्दा नहीं है। इस पर जो अपनी बात रखना चाहें दोनों तरफ से, बीजेपी और डीएमके के नेताओं के पास आपको लेके चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस बयान के पीछे की मंशा क्या है। सलीम धरणीधरन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं डीएमके के। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं सर, ये जो कमेंट पूरा किया उदयनिधि स्टालिन ने,
इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। हिंदू फोबिक की तरह से, हिंदुत्व फोबिक की तरह से इस बयान को देखा जा रहा है। इस बयान को हिंदू विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। Sanatan Dharma has nothing to do with Hinduism. DMK Hindu is not against Hindus. We are against the caste system. We want to break the shackles of caste system. And since Periyar, Anna, Kalaignar, all present Chief Minister, and now Udayanidhi, they have all spoken against caste system and against Sanatan Dharma because that forms the basis for the caste system. And we are against the caste system because even the constitution says there has to be equality, and caste system does deprives human beings of dignity and deprives them of their basic fundamental rights enshrined in the constitution. Even Ambedkar has written vehemently against Sanatan Dharma. Sanatan Dharma implies that this dharma is that based on birth, people are hierarchically divided into caste systems. And if Sanatan Dharma is not, what I'm trying to say is, why aren't we talking about giving access to OBCs, SCs, and STs to worship in temples, right? In Tamil Nadu, all people belonging to all castes can become priests. आप दो बातें कह रहे हैं। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि जो जाति प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए। इक्वालिटी की बात जो आप कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरीके से इस बयान को पेश किया गया, आपको नहीं लगता पॉलिटिकली भी स्टेटमेंट से तमिलनाडु में कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये शायद पता नहीं, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, वहां पर आपके जो एलाइज हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उनके लिए तो आपने मुश्किल खड़ी कर दी है। उनसे पूछा जा रहा है इस पर बयान देने के लिए। नहीं, हिंदी स्टेट्स में भी लोगों को इक्वालिटी चाहिए ना, उनको भी डिग्निटी चाहिए ना। यूपी में हम देखते हैं कैसे 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 लोग ट्रीट कर रहे हैं। हाउ आर पीपल ट्रीटेड? वी आर सीइंग इन यूपी हाउ पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, हाउ SCs and how Dalits and STs and OBCs are being treated, deprived of their rights. We are speaking for them. We are speaking on their behalf. What has Ambedkar said about Sanatan Dharma? We vehemently opposed it. See, we are also saying social justice for India is very important. Upliftment for all is important. But as long as there is caste system, right? As long as women are not being given equal rights, then there is no social justice. Then there is no equal growth and development for all. लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कोरोना, मच्छर, मलेरिया उन्मूलन कर देना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए, वो शब्द शायद इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे? Do you regret using those words? Because the BJP leaders are calling it, they are saying that this is a call for genocide against Hindus. It absolutely makes no sense. It's rubbish. He only calls for eradication of Sanatan Dharma because it propagates caste system. So where is genocide here? In fact, BJP is a party which is creating a situation where there could be genocide of a minority community. In Mizoram, in Manipur, there has been a genocide-like situation, and the Prime Minister kept mum. No confidence motion लेके आना था उनको बात करवाने के लिए. Only because no confidence motion was brought about, he came and spoke on Manipur. वरना उसके बारे में कुछ नहीं बात किया. अंत में आपसे जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा, तमिलनाडु में अन्नामलाई एक पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से। जो आपने बयान दिया है या उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, उससे आपको लगता है कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में मदद कर दी है आपने? बीजेपी बिना अलायंस तमिलनाडु में खड़े होंगे, उनको वोट परसेंटेज नोटा के नीचे ही होगा। वो यात्रा का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तमिलनाडु हमेशा वो इक्वल सोसाइटी रह चुके रहेगा। There is no place for communal hatred in Tamil Nadu. We believe in development and mutual respect for all people, all societies and all communities.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जो सफाई आप दे रहे हैं कि बात इक्वालिटी की थी, पर बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, आप भी सुन रहे थे किस तरीके से अभी डीएमके के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि ये सनातन हिंदुत्व के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जो इसको जेनोसाइड और बाकी चीजों का नाम देके कोशिश कर रही है, बात उसकी नहीं है। हम बात कर रहे हैं समान अधिकार की। ये सनातन धर्म में जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है, उसकी खिलाफत है। देखिए, जो भी पार्टी संसदीय जनतंत्र में है, उसे ऐसे किसी भाषा का उपयोग करने का संवैधानिक और नैतिक दोनों अधिकार नहीं है जिस भाषा से समाज बिखरता है, टूटता है, उत्तेजना पैदा होती है और हिंसा की बात की जाती है। स्टालिन के सुपुत्र के द्वारा की गई बात पूरी तरह से हिंसात्मक है। उन्होंने कीड़े मकोड़े की तरह मार देने की बात कही है। सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया के कीड़े से तुलना करना, यदि हिंसात्मक शब्द नहीं है तो और हिंसात्मक शब्द क्या होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे अपने ज्ञान की वृद्धि करें। सनातन धर्म का तात्पर्य यदि वे नहीं समझते तो मैं डीएमके के साथियों को समझा देना चाहता हूं। अगस्त्य मुनि जिन्होंने तमिल भाषा की शुरुआत की, और अगस्त्य मुनि के बारे में जो हमारी धर्मशास्त्रों में प्रमाण है, साक्षात भगवान शिव ने उन्हें तमिल भाषा सिखाया था। वह ओल्ड तमिल की में जो संस्कृति के आयाम और दर्शन है, अगस्त्य मुनि जी ने का जो दर्शन है, अगस्त्य मुनि का एक और जो योगदान है जिसे डीएमके के साथियों को सुनना चाहिए और इंडिया जो घमंडिया गठबंधन के लोगों को जानना चाहिए कि दक्षिण और उत्तर के बीच में अगस्त्य मुनि दार्शनिक स्तर पर, गतिविधियों के स्तर पर एक सेतु का काम किया। यह प्राचीन इतिहास का सिर्फ वो एक खारिज नहीं कर रहे हैं, उस पर हिंसात्मक प्रहार कर रहे हैं। यह बयान स्वयं तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति, तमिल विरासत पर एक बड़ा आघात। सर, लेकिन क्या हम ये मान लें कि जिस तरीके से इसको जोड़ के हिंदुत्व सनातन के खिलाफ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम सनातन धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, क्या इक्वालिटी की जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? क्या अभी भी छुआछूत, जाति प्रथा से अभी भी परेशानी नहीं है कई जगह पर लोगों को? देखिए, इसी बात को जो जिन शब्दों में आप बोल रहे हैं उन्हीं शब्दों में बोलते तो ये झगड़े नहीं होते। सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पर्यायवाची नहीं है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्यायवाची है, ना ही कोई व्यक्ति इसका पर्यायवाची हो सकता है। सनातन धर्म का इतिहास एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और वैश्विक परिवेश में देखना चाहिए, और यह अकेला सनातन धर्म है जो ब्रह्मांडीय चेतना की बात करता है। ब्रह्मांडीय चेतना का तात्पर्य होता है बाकी सभी सभ्यताओं और धर्मों में जीवों के बीच समानता, सहिष्णुता की बात होती है। सनातन धर्म जड़ और चेतन, यानी जो जीवित हैं, जो गैर जीवित हैं, यानी पहाड़ पत्थर के बीच और मनुष्य जीवित के बीच में एक संबंध की बात करता है। इसे सनातन धर्म को जानने से पहले दूसरा सनातन धर्म का अवयव क्या है कि यह उपनिषद का जो एक दो शब्दों का सिद्धांत है, नेति नेति, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट, यह भी नहीं वह भी नहीं, यानी कंटेस्टेशन, प्रतिकार। और उसी कंटेस्टेशन, नीति नीति के कारण भारत में विविधता है, बहुलता है और विभिन्न मतों का, दर्शनों का और दार्शनिकों का आविर्भाव सहज तरीके से होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म पर सवाल करने से पहले सनातन धर्म को समझ लें, सीख लें। और अस्पृश्यता सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, जाति प्रथा सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। पर इससे भी नकारा नहीं जा सकता राकेश जी कि ये हिस्सा ना हो या ना हम चाहें ना चाहें, पर एक यथास्थिति तो है, मतलब एक सच्चाई तो ये भी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी तमिलनाडु में भी पैर जमाने की कोशिश कर रही है, एक यात्रा वहां पर चल रही है और 2024 का चुनाव भी है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया, उन्होंने सवाल सिर्फ डीएमके से नहीं कांग्रेस से भी पूछे हैं। तो क्या बीजेपी को एक राजनीतिक फुलटॉस मिल गया है इसमें? क्या ये एक सामान्य बयान है? क्या इस बयान को यूं ही छोड़ा जा सकता है? सनातन धर्म की सहिष्णुता, सनातन धर्म की विरासत, सनातन धर्म के इतिहास और सनातन धर्म के
का वर्तमान और भविष्य क्या सवालों के घेरे में नहीं लाया गया? और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका पर्यायवाची नहीं है। इस देश के करोड़ों लोग जो आज हैं और करोड़ों लोग जो नहीं हैं, जो करोड़ों लोग भविष्य में आएंगे यानी पीढ़ियां आएंगी, उन सबको सवाल किया गया। उन सब पर इतनी अभद्र और इतनी हिंसात्मक की गई है, फांसीवादी बयान दिया गया और कांग्रेस पार्टी चुप है। ये जो गठबंधन है, जो इंडिया नहीं घमंडिया, ये इसलिए इसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। नाम इंडिया का लिया है, काम वो कर रहे हैं जिससे भारत टूट जाए, भारत के टुकड़े हो जाए। ये भारत को जोड़ने की का तात्पर्य भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बताइए ये भारत को तोड़ने वाली बात है कि नहीं? जो अगस्त मुनि ने किया उसके प्रतिकूल वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जो अगुवा बन रहे हैं भारत की एकता के, वे इसका जवाब दें। वे निंदा करने की स्थिति में नहीं है। यानी वोट के लिए, सत्ता के लिए आप देश को तोड़ने वाली बयान, तोड़ने वाले लोगों के साथ मौन रहकर समझौता करने के लिए तैयार है। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की बात इस मुद्दे पर रखने के लिए। ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जरूर बन गया है और खास तौर से अब कम से कम तमिलनाडु में भी, और जैसे मैंने कहा हिंदी भाषी राज्यों में इसका जरूर इस्तेमाल भरपूर किया जाएगा चुनावों से पहले। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है। मराठा आरक्षण की जो एक जंग चल रही है, जिस पर एक संघर्ष चल रहा है, उससे महाराष्ट्र के जालना में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ और उसके बाद से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज के बाद मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गर्मा गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में लाठीचार्ज के खिलाफ मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कहीं जल समाधि की कोशिश की गई तो कहीं पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। मराठा क्रांति मोर्चा ने दावा किया कि अब आरक्षण को लेकर वो शांत नहीं बैठेंगे। प्रदर्शनकारी जालना लाठीचार्ज के खिलाफ डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फडणवीस ने आंदोलनकारियों के नेता जो हैं मनोज जिरंगे, उनसे बातचीत के लिए उनको बुलाया है। 1 सितंबर को जालना में हुए इस बर्बर लाठीचार्ज ने मराठा आरक्षण के मुद्दे को फिर से भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया है, जिसका असर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिखने लगा है। बीड़ में तो मराठा युवक गोदावरी नदी में जल समाधि लेने पर अड़ गए। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से सबको समझाकर बाहर निकाला। मुंबई के दादर में मराठा क्रांति मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। लाठीचार्ज के लिए वो फडणवीस को ही जिम्मेदार बता रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए चूड़िया लेकर आए क्योंकि उनका अत्याचार किया, महिलाओं के ऊपर जो सुने जो कट पुलिसों के मार्फत जो हल्ला किया, उसका बैड हल्ला है, उसका निषेध करने के लिए चूड़िया पहन लो आप, ऐसा हमारा सब लोग महिलाओं का कहना है। जो हमारे मोर्चे पे हल्ला किया है, जो सरकार है, जो पुलिस वाले हैं, हमारे महिला का खून बहाया है, उनके लिए बन रहे, वो बांगड़ी बन रही है, बांधना चाहिए। हालांकि बाद में इन महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों को राखी बांधकर ये जताने की कोशिश की कि पुलिस भी उनके ही परिवार का हिस्सा है, इसीलिए लाठीचार्ज के पहले पुलिस पर पत्थर मारने का आरोप गलत है। साल 2016 में मराठा आंदोलन के ही मुद्दे पर मराठा क्रांति मोर्चा ने बिना आवाज का विशाल मोर्चा निकालकर एक मिसाल पेश की थी। लेकिन जालना लाठीचार्ज के बाद आंदोलन फिर भड़क गया है और इसने हिंसक मोड़ भी ले लिया। मराठा क्रांति मोर्चा का कहना है कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अब शांति नहीं रही है, जो शांति थी हमारे पास उसको छीनी गई। अच्छे चीजों को लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते, बुरे लोगों को लोग पसंद करते। क्या करेंगे आप लोग? अभी मराठा समाज को थोड़ा बुरा होना पड़ेगा। बुरा से क्या मतलब आपका? बुरा से मतलब बुरा ही, जो तोड़ फोड़ करने वाला समाज है वैसा दिखना चाहिए। हम लोग मारपीट करे, खून खराबा करे, इस तरह से मराठा समाज अभी दिखना चाहिए, ऐसे सामने वाले लोगों को लगता है।
और मराठा समाज ये छत्रपति शिवाजी महाराज का समाज है, उनको मालूम है कहाँ पे क्या करना है। इस बीच लाठीचार्ज पर राजनीति भी जारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार को जनरल डायर की सरकार बताया। आपका बूम थोड़ा नीचे लीजिए। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदे और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उच्च स्तरीय समिती से जांच कराने की घोषणा की है। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच मी जिल्हाधिकारी इस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मैंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी ली। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया है। घटना में जख्मी सभी का सरकारी खर्चे से इलाज की सूचना दी है। मराठा बंधु और नागरिकों से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। करण्याच्या सूचनाही मी दिल्या। माझं नागरिकांना आणि मराठा समाज बांधवांना आव्हान आहे की त्यांनी शांतता राखावी। आंदोलनकारियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के लिए बतौर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधियों और मराठा समाज के भी निशाने पर हैं। वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच जालना के एसपी तुषार दोषी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह अब शैलेश बलगौड़े को जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मोदी सरकार के एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी तो बन गई है, पर इस कमेटी के एक सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने इसका सदस्य बनने से ही इनकार कर दिया है। इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि अगर कमेटी की रिपोर्ट दे भी तो मौजूदा हालात में इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही साथ कमेटी बना ली है, पर कमेटी रिपोर्ट किसको करेगी, यह सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कमेटी बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि एक सदस्य ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मोदी सरकार ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर समिति का सदस्य बनने से मना कर दिया। अपनी चिट्ठी में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि यह पूरी तरह से आंखों में धूल झोंकने वाला कदम है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक तौर पर संदिग्ध, अव्यवहारिक और अमल न किए जाने वाले एक विचार को देश पर थोपना सरकार की मंशा पर गंभीर चिंताएं खड़ी करता है। उन्होंने कहा कि समिति से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखना भी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान है। अन्य विपक्षी दलों ने अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले का स्वागत किया। मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने छोड़ दिया। इस फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, इस फार्स का हिस्सा नहीं बनना, बस। उन्होंने यह भी कहा कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं है उनको नहीं रखना है। नहीं, आप उसमें सदस्यों को देखिए, सबको रिपोर्ट पहले पहुंच गई है, हस्ताक्षर करना है। ये कमेटी नहीं है, ये हस्ताक्षर कमेटी है। विपक्ष ने कमेटी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाना भी समझ से परे है। बहुत से प्रयास कर रहा हूं कि मुझे कोई भी ऐसा दृष्टांत मिल जाए जब भारतवर्ष में, आजाद भारतवर्ष में एक ऐसी कमेटी बनाई गई हो जिसकी अध्यक्षता जो फर्स्ट सिटीजन हो, जिसके प्रति सब जवाबदेह हों, वो रिटायरमेंट के बाद ऐसा कर दिया जाए कि वो खुद भी जवाबदेह हो। किसको जवाब देंगे कोविंद जी? कमेटी किसको सौंपेंगे? प्रधानमंत्री को, किसी सचिव के स्तर के अधिकारी को, या किसी मंत्रालय को, कानून मंत्रालय से? मैं समझता हूं यह राष्ट्रपति पद का अपमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि देश के लिए क्या जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा? उधर मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाने में लग गई है। उसका कहना है कि इससे पैसे, संसाधन और समय की बचत होगी। अलग अलग चुनावों के लिए लगने वाली आचार संहिता के चलते विकास के जो काम रुक जाते हैं वो अब रुकेंगे नहीं। इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार एक समय पे चुनाव होंगे तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सरकारें पूरा समय गरीब कल्याण पर, देश के विकास पे लगा पाएंगे। आप भी एक साल में कम से कम 5-6 चुनाव तो कवर करते होंगे, तो आपका भी 1/3 टाइम तो केवल इलेक्शंस में चला जाता है। आखिरकार वो सारा प्रयास और सारी ताकत राष्ट्र निर्माण में लगेगी तो भारत और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बटे रहेंगे, चुनाव समय समय पर होंगे तो बहुत दिक्कत है। बेशक मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बना तो दी है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। लोकसभा में तो सरकार के पास 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा बहुमत सरकार कहां से लाएगी? इतना ही नहीं, इसे लागू करवाने के लिए कम से कम देश के आधे राज्यों के विधानसभा से इसे पास करवाना होगा। सब कुछ हो भी गया तो इतने बड़े विचार को अमल करने का तरीका क्या होगा? नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चंपारण मटन बनाने का पूरी जो रेसिपी है वो सीखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में का कैप्शन जो है उसमें लिखा है कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि लालू जी एक लोकप्रिय नेता हैं, मगर उनकी छुपी हुई एक और कला है, वो है खाना बनाना। उनके स्वस्थ होने के बाद उनसे मिलने का मौका मिला तो सोचा क्यों ना उनकी सीक्रेट रेसिपी भी सीख लूं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं। G20 सम्मेलन में राष्ट्र प्रमुखों की मौजूदगी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर बैठक पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका और कनाडा समेत अधिकतर G20 देशों के प्रमुख 18वीं G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आने में अपनी असमर्थता जता चुके हैं। वजह बताया है यूक्रेन में जारी रूस का विशेष सैन्य अभियान। राष्ट्रपति पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सवाल है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी एक या दो देश के प्रमुख G20 शिखर बैठक में खुद शामिल नहीं हो रहे हों? जवाब है नहीं। G20 में भारत सहित 19 देश और यूरोपीय यूनियन लगाकर कुल 20 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि सभी सदस्य देशों के प्रमुखों ने इसमें शिरकत किया हो। कई मौके पर कई देशों के राष्ट्र प्रमुख इनमें हिस्सा लेने में असमर्थ रहे हैं। वजह अपनी अपनी रही है। शिखर बैठकों के सिलसिले पर निगाह डालें तो 2008 से लेकर अब तक G20 की कुल 16 ऐसी शिखर बैठक हुई है जिसमें सदस्य देश के राष्ट्र प्रमुख अध्यक्ष देश में जुटे हों, यानी कि बैठक फिजिकल तरीके से हुई हो। 2020 में सऊदी अरब की मेजबानी में हुई G20 शिखर बैठक कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से हुई थी। बात करते हैं आमने सामने बैठकर हुई G20 शिखर बैठकों की। आमने सामने की 16 शिखर बैठकों में से 2008 और 2009 में हुई पहली 3 बैठकों के अलावा यानी कि 2010 से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एक बैठक में सभी देशों के प्रमुख उपस्थित हुए हों।
2010, 2011, 2012, 2013, 2016 और 2017 की 6 शिखर बैठकों में किसी न किसी एक देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए। उनकी जगह उनके देश की नुमाइंदगी किसी और ने की। 5 शिखर बैठकों में 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल नहीं हुए। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद 2022 में इंडोनेशिया में हुई शिखर बैठक में 3 देशों के प्रमुख शामिल नहीं हुए। 2021 में रोम में हुई शिखर बैठक में तो 6 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की जगह उनके नीचे के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक नजर G20 सदस्य देशों के प्रमुखों की हिस्सेदारी के रिकॉर्ड पर। भारत, कनाडा, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये सभी ऐसे सदस्य हैं जिनके प्रमुखों ने हमेशा ही G20 में हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस के राष्ट्र प्रमुख 2 बार G20 शिखर बैठक में नहीं आए, जबकि चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख खुद एक बार G20 बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मेक्सिको की तरफ से 3 बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्र प्रमुख ने G20 में खुद हिस्सा नहीं लिया। सऊदी अरब ऐसा देश है जहां से वहां के राष्ट्र प्रमुख ने सबसे अधिक बार 9 बार G20 बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। देश का प्रतिनिधित्व किसी और ने किया। 2021 में इटली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में तो 6 सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की बजाय उनसे नीचे के स्तर के प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। कुल मिलाकर ये कि अध्यक्ष देश मेजबान देश के तौर पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों को आमंत्रित करता है। किसी मेहमान के आने न आने का फैसला और उसके पीछे की वजह उनका अपना होता है।